हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCal आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समाजशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय कवर करने वाले हैं। पूरी किताब का निचोड़ मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बस आप ये बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लीजिए। 100% गारंटी कि आपके प्रश्न जो आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, वो इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। जो बहुविकल्पीय पिछले सालों में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मॉडल पेपर में पूछे गए हैं, सब कुछ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों, बारीकी से आपको समझाने वाला हूं। अच्छे से अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न इसी में से कवर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हो जाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस फटाफट आपको रिवीजन करना है और समझना है किसका आंसर कौन सा है। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा SC दुबे ने। किसने किया था? SC दुबे ने। ध्यान रखेंगे, SC दुबे ने। ठीक है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना SC दुबे ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का मतलब होता है कि पुनः जाग जाना या फिर किसी चीज़ का पुनः निर्माण करना। तो यहाँ पे कहा गया कि भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी से हाईलाइट कर लीजिए कि राज्य क्या है। तो ध्यान रखेंगे, राज्य एक संस्था है। ठीक है, राज्य एक संस्था है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न ये कि समाज क्या है? ठीक है, राज्य एक संस्था है, इसको ध्यान रखेंगे। अब सवाल पूछा कि समाज क्या है? समाज मूर्त है या फिर अमूर्त है? दोस्तों, अगर आपको बता दें, समाज को ध्यान से अगर देखेंगे तो समाज को मूर्त और अमूर्त दोनों कहा जाता है। लेकिन समाज में जो भावनाएं होती हैं, समाज के जो विचार होते हैं, समाज के जो अन्य विचार धाराएं होती हैं, वो अमूर्त होती हैं। अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। ठीक है, जैसे आपने किसी का दिल से दुआ किया, तो दुआ करना क्या दिखाई देता है? वो समाज के लोग किसी पे अगर दुआ करते हैं, भला करते हैं, किसी का दिखाई नहीं देता है। तो कहने का तात्पर्य कि समाज कैसा है? समाज अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता है। समाज के लोग दिखाई देते हैं, बट समाज के जो धारणाएं हैं, जो विचार हैं, भावनाएं हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 प्रश्न यहाँ पे हो चुका है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। सवाल पूछा गया है कि सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र जो सोशियोलॉजी है, इस शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से हुई है? तो 2 शब्द से हुई है, एक ग्रीक, दूसरा लैटिन। ठीक है, या फिर कह सकते हैं लैटिन और दूसरा वो ग्रीक भाषा। 2 शब्दों से हुआ है, लैटिन और ग्रीक भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय नहीं है? समुदाय का मतलब होता है गुट, समूह। ठीक, कम्युनिटी। तो हिंदू भी है, जनजाति भी है और मुस्लिम भी है। भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, लोगों का समूह तो है भीड़ में, लेकिन ये नहीं पता चलता कि समुदाय किसी, जैसे हिंदू है, हिंदू का समुदाय हो गया, मुस्लिम का समुदाय हो गया, कोई एक जनजाति है तो जनजाति का समुदाय हो गया। लेकिन भीड़ में सभी लोग इकट्ठा होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग होते हैं। तो भीड़ में लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें पता नहीं चलता कि किस कम्युनिटी के हैं। तो समुदाय का ये जो आंसर हो जाएगा, भीड़, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया है, दहेज निरोधक अधिनियम। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? यानी कह सकते हैं कि जन्म दर भी प्रभावित करता है, मृत्यु दर भी करता है और निष्क्रमण भी करता है। तो इसमें राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। एक बात और बता दें आपको कि जनसंख्या के आकार में, जैसे मान लो कहीं पे 100 लोग रहते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे 10 लोग पैदा हो जाते हैं, ठीक, 10 बच्चों का जन्म होता है, तो क्या जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, 110 जनसंख्या हो जाएगी। अच्छा, अगर मान लेते हैं इसमें से 10 की डेथ हो गई, तो कितने बचेंगे? 90 बचेंगे। तो क्या जनसंख्या
जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल हुआ, तो यहाँ पे 90 हो जाएंगे। निष्क्रमण की मतलब होता है कि जो है बदलाव होना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है चले जाना, तो वहाँ से कुछ ना कुछ जनसंख्या जो है किसी कारण जो है प्रभावित होती है, तो ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और आपके जानकारी के मुताबिक बता दें, जब डी वाला ऑप्शन, ठीक है, जब किसी प्रश्न का बहुविकल्पीय प्रश्न का डी वाला ऑप्शन ये सभी दिखाई दे तो 99% मान के चले कि वो डी वाला ऑप्शन सही होता है। एक छोटा सा ट्रिक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सवाल अगला है आपके सामने यहाँ पे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात, जिसे लिंगानुपात के नाम से भी जाना जाता है, वो कितना था? तो राइट आंसर हो जाएगा 943। ठीक है, 943। देखिए 143 का आपने कोड सुना होगा, 143 का, तो इसी को आप 9 बना दीजिए, 943 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने अगला आ चुका है और यहाँ पे क्वेश्चन है कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक जो है कौन है? इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में कौन से संबंधित है, या फिर जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक जो है वो है माल्थस, और जो है जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है वो माल्थस ने ही दिया है। अगला है कि सन 1931 के भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें राइट आंसर हो गया J.H. हट्टन। J.H. हट्टन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 11 जुलाई जो है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि एसे ऑन पॉपुलेशन। अगर यहाँ पे देखिए ये सवाल जो है यहाँ पे पूछा गया है, ये सवाल देख लीजिए ऊपर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ने पूरा नाम दिया है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया है, तो आप क्वेश्चन को घुमा दिया है, बस इतना है, बस आपको ध्यान में रखना है। एसे ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक जो है माल्थस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कौन सी नगरीय समुदाय की मुख्य विशेषता है? तो नगरीय समुदाय, नगर में जब लोग रहते हैं तो क्या नगर में कृषि ज़्यादा होती है? नहीं होती है। अशिक्षा होती है? नहीं होती है। कम जनसंख्या होती है? नहीं, बिल्कुल वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होती है, कृषि नहीं होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, उद्योग तथा व्यापार, उद्योग और व्यापार वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ये तो सभी को पता होगा कि दूसरा स्थान है, पहले पे चीन है और दूसरे पे कौन सा है? दूसरे पे है भैया भारत। ठीक है, आपको जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें कि 2023 में एक रिपोर्ट आया था कि जो है भारत जो है अब पहले नंबर पर हो चुका है जनसंख्या में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है कास्ट इन जो है मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया की पुस्तक के लेखक MN जो है श्रीनिवास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। जाति के लिए अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति किस प्रमुख भाषा से हुई है? तो पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, कि कास्ट जो शब्द ही पुर्तगाली से हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में दहेज प्रथा के लिए सर्वप्रथम कानून कब बनाया गया था? तो 1961 में, इसको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है कि जाति का संबंध किससे होता है? जाति का संबंध भैया जन्म से होता है। जिस जाति में आप जन्म लेंगे आपकी जाति भी वही हो जाती है, वही जाति जुड़ जाती है। तो जाति कैसे होगी? जन्म पर आधारित होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजाति समुदाय की एक विशेषता कौन सी है? तो उसमें जो जनजाति होती है उनको जो है विशेषता भाषा के आधार पे उनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो समान भाषा के आधार पे उनको जो है अलग किया जा सकता है, मतलब अलग जो है समझा जा सकता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से देख लीजिए। जितने सवाल मैं इस पेज में बताने वाला हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? तो G.S. घुरिये ने कहा है। किसने कहा है? G.S. घुरिये ने कहा है। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए अच्छे से कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। कब हुई थी? 1828 में, 1828। आपको छोटा सा ट्रिक बताएं, देखिए 1 2 लिखा है ना, आगे एक यहाँ पे कर दीजिए, फिर यहाँ पीछे, सॉरी यहाँ पे पीछे कर दिए, पीछे कर दिए। ठीक है, मतलब ये है
1 2 हो जाएगा, इसके पीछे लगा दीजिए 8, इसके पीछे लगा दीजिए 1828, ठीक है 1828 हो जाएगा। जाति एक बंद वर्ग किसने कहा है? जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा है? मजदूर ने कहा है, सॉरी यहाँ पे मजूमदार, किसने? मजूमदार ने कहा है, ठीक है। मैं छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ कि मजदूर से याद रखेंगे, जाति एक बंद वर्ग है तो मजदूर या फिर जो है ऐसे याद कर सकते हैं डीएन मजूमदार, डीएम मजूमदार। जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो इस प्रकार से आप टिक लगा सकते हैं। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी, किसने की थी? अभी आगे बताऊं किसने की थी, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी, कब? 1873 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, जाति क्या है? जाति एक बंद वर्ग है, मैंने पहले अभी आपको बताया कि जाति जो है एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग इसलिए है क्योंकि जाति जो होती है, जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति आपकी लग जाती है, तो जाति से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपकी जाति ही आपकी पहचान होती है समाज में, तो जाति एक बंद वर्ग है। अगला चैप्टर दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि बाजार क्या है। सभी जानते हैं बाजार, सभी लोग जाते होंगे, तो बाजार क्या है? बाजार जो होता है वो आर्थिक के साथ साथ सामाजिक संस्था होती है, ठीक है। समाज में बहुत सारे हमारे छोटे छोटे कस्बों में जो है छोटे छोटे बाजार होते हैं, उनमें अपने जो है जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं वो आसानी से मिल जाती हैं, तो सामाजिक संस्था भी है और आर्थिक संस्था के साथ साथ जो है सामाजिक संस्था भी है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आप पंडरीकरण का उदाहरण क्या है? तो पंडरीकरण का उदाहरण जो है ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बोतल बंद पेयजल। बोतल बंद पेयजल जो है इसको पंडरीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है उदारीकरण जो है किसके अंतर्गत आता है, या उदारीकरण क्या है, ऐसा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था में अनावश्यक प्रतिबंध को हटा दिया जाए तो उसे उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे परिभाषा पूछ ले कि उदारीकरण क्या होता है, तो आप ये लाइन में लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो अनावश्यक प्रतिबंध होते हैं उसे हटा दिया जाए। जैसे मान लो कि सरकार ने क्या कर दिया है, सरकार ने मान लो किसी पे टैक्स लगा दो, कोई वस्तु है उस पर टैक्स लगा दिया है, ठीक है। मान लो 10% टैक्स लगा दिया है। ये 10% जो टैक्स लगाया सरकार ने, अगर इसको ना ले, इसको हटा दे, तो उसे उदारीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, निजीकरण के अंतर्गत क्या आएगा? अब देखिए अगला सवाल कि निजीकरण क्या होता है। निजीकरण मतलब प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक उपक्रमों की निजी हाथों में सौंप दिया जाए तो उसे निजीकरण कहा जाएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा, सरकारी, बहुत चीज़ें सरकारी हैं अब वो प्राइवेट हो रही हैं, ठीक है। क्या हो रही है? प्राइवेट हो रही हैं। तो इस प्रकार से जो सरकारी चीज़ें हैं उससे प्राइवेट कर दिया जाए तो उसे निजीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्या क्या है। देखिए भैया, अनुसूचित जातियों की जो प्रमुख समस्या है ना, वो सबसे बड़ी है अस्पृश्यता का, यानी छुआछूत की। ये सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि छुआछूत तो कम हो चुका है, अभी कम हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, ऐसे भावनाएं विचार हैं उनके अंदर जो है कि अनुसूचित जातियों के साथ जो है छुआछूत की भावना रखते हैं। तो ये जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना सबसे बड़ी यहाँ पे जो है इसकी समस्या हो जाएगी। वैसे समस्या तो यहाँ पे देखा जाए तो निर्धनता भी एक समस्या है, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या वो छुआछूत की यानी अस्पृश्यता की, ठीक है। अस्पृश्यता या फिर जो है छुआछूत अपराध अधिनियम कब आया था? तो 1955 में जो है ये आया था, ध्यान रखेंगे। ये छुआछूत की जो अधिनियम था, इसके लिए एक जो है अधिनियम लगाया गया, एक कानून बनाया गया, वो कब बनाया गया? 1955 में, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में पिछड़े वर्ग के जो आयोग के अध्यक्ष थे वो काका थे। कौन से? काका कालेकर, ठीक है। काका कालेकर जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है? मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि जब डी वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी दिखाई दे तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, पूर्व ग्रह किसे कहा जाता है या पूर्व ग्रह क्या होता है? तो नकारात्मक और सकारात्मक होता है। इसके बारे में आपको डिटेल में जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन में जो है बताया जाएगा कि पूर्व ग्रह क्या होता है, उसके बारे में आपको वेट करना होगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता है? जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता जो सामान्य भाषा के आधार पे होती है। भारत के प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो 1953 में। कब? 1953 में। भारत में अन्य पिछड़ा जो वर्ग है उसका आयोग कमीशन आया था, कब? 1953 में। इसी को आंसर पूछा गया है।
सवाल अगला दोस्तों आपके सामने है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख जो विशेषता है वो है अनेकता में एकता, क्योंकि भारत में बहुत विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, तो उन सभी में एकता है। ठीक है, अनेकता में एकता जो है ये प्रमुख संस्कृति की विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण क्या है। तो उपरोक्त सभी जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व कौन सा है। राष्ट्रीय एकीकरण में जो बाधक तत्व वो संप्रदाय है। संप्रदाय ये मानता है कि जो है कहीं न कहीं अपने धर्म को अलग मानता है, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो यही जो है इसमें सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीयकरण में बाधक है। ठीक है, आगे है धर्मनिरपेक्ष से आशय क्या है। अगर आपसे पूछ ले कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है तो आप इसको भी आंसर दे सकते हो। राज्य की दृष्टि से किसी धर्म को प्राथमिकता ना देना धर्मनिरपेक्षता के नाम से जाना जाता है, या पंथ निरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। यानी जो संविधान है उस संविधान में किसी भी धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया है। सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो है अनुमति है, उसे अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी धर्म को जो है प्राथमिकता नहीं दी गई। यही जो है धर्मनिरपेक्षता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से संस्कृति की विशेषता नहीं है। संस्कृति की विशेषता नहीं, जैविक उत्तराधिकारी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक पर्यावरण का तत्व है। भौगोलिक जो यानी जो है जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट को देखा जाए तो उसमें वर्षा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, इसको ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग होता है। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है सकारात्मक साक्षात्कार या साक्षात्कार का गुण क्या है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक संरचना का आवश्यक तत्व क्या हो जाएगा, ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 आपके सामने आ चुका है। औद्योगिकरण की विशेषता क्या है। उपरोक्त सभी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नगरों की विशेषता क्या है। इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किसने कहा है। तो ये कहा है भैया हर्ष कोविट्स ने कहा है। ठीक है, हर्ष कोविट्स ने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ चुका है, आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या है। तो इसमें सभी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों के समर्थक कौन है। तो इसमें वेबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में आधुनिकीकरण का कारक क्या है। ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो M.N. श्रीनिवास इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति जो है किसने की थी। तो M. श्रीनिवास इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति अवधारणा M. श्रीनिवास, संस्कृति शब्द की उत्पत्ति M. श्रीनिवास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि M. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो इसमें M. श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्रभुत्व जात की अवधारणा किसने दी है। तो M. श्रीनिवास भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 57। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात कही गई। तो अनुच्छेद जो है 17। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अस्पृश्यता यानी छुआछूत जिससे खतरा है। ठीक है, खतरा है, इसीलिए 17 में क्या आया, 17 में आया अस्पृश्यता यानी छुआछूत उन्मूलन। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त कर दिया गया छुआछूत को, अनुच्छेद 17 में लिखा गया है। इसके बाद अगला सवाल है कि भारतीयों के सरकारी अभिलेख तक पहुँच बनाने के लिए सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम कब पारित किया गया था। 2005 में। इसको बोलते हैं RTI। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये 2005 में आया था। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये 59 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 1953 में जो है इस आयोग की गठन की जो है प्रथम आयोग की गठन की गई थी। अगला है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, ये किसने कहा है। तो इसमें अब्राहम लिंकन ने कहा है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारत के किस संविधान संशोधन में पहली बार पंचायती राज संवैधानिक जो है प्रस्तुति प्रदान की गई थी। तो कौन से संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन में बात कही गई है। अगला है भारत में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था लागू है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू। पंचायती राज में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत होता है, तो त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, आगे देखेंगे,
ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष के होता है? सभी बच्चे को पता होगा, 5 साल के लिए होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है पे किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन जो है किया गया था? तो 1992 में, 1992। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने कि 65 में कहा गया कि हरिजन नामक समाचार पत्र संबंधित था किससे? तो महात्मा गांधी ने, क्योंकि महात्मा गांधी ने अनुसूचित जनजाति के जो अनुसूचित जाति के लोग थे उन्हें हरिजन कहा था। हरि का मतलब होता है विष्णु, जन मतलब लोग होता है, तो विष्णु को या भगवान के लोग। ठीक है। अगला है हरित क्रांति के जनक या फिर हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से है। और जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि हरित क्रांति का सर्वप्रथम किस राज्य पर प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है पंजाब। पहले जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो है इसकी बात मतलब ये शुरू हुआ था, तो सबसे ज़्यादा पंजाब में इसकी जो है असर पड़ा था। ठीक है। अगला है ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। ग्रामीण और जो है नगरीय की बात कही जा रही है, तो ग्राम्य और जो है नगरीयता दोनों का सम्मिश्रण ही जो है नगरीय ग्रामीण जो है अवधारणा हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत में ग्रामीण विकास के लिए नरेगा किस समय लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को। ठीक है। 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। तो आपको बता दें कि मतलब कि यहाँ पे वैसे तो नरेगा जो आया था, ये जो नरेगा आया था ये सन 2005 में आया था। ठीक है। सन 2005 में आया था, लेकिन इस नरेगा को जो है मनरेगा कर दिया गया। ठीक है। मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा जब बनाया गया तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 फरवरी 2006 को बनाया गया। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक तो आप सभी को पता होगा MS स्वामीनाथन, इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का जो है मुख्य कारक क्या है? तो हरित क्रांति का जो मुख्य कारक ये है कि इसमें रासायनिक खाद और जो है अच्छी बीज का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन करना था, ये इसका जो है मुख्य कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था? तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। औद्योगिकरण में सहायक जो है, औद्योगिकरण में सहायक क्या है? तो इसका भी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। बस दोस्तों खत्म होने वाला है बहुविकल्पीय सवाल, बस इसी में से आपके पेपर में देखने को मिलेगा। भूमंडलीकरण का आशय क्या है? तो भूमंडलीकरण जो होता है, भूकमल क्या होता है? भूमंडल या पृथ्वी होता है, और करण होता है पूरे पृथ्वी पे जो देश हैं उनको एक करना, मिलाना। ठीक है। तो विश्व के सभी राष्ट्रों को ज्ञान, तकनीकी और संसाधन का आदान प्रदान करना भूमंडलीकरण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उदारीकरण का आशय क्या है? तो मैंने बताया था कि जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था में जो अनावश्यक जो प्रतिबंध होते हैं उनको हटा दिया जाए, तो उसे उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भू स्थानीयकरण का आशय क्या है? तो भूमंडलीकरण के साथ स्थानीय का मिश्रण जो है ये भू स्थानीयकरण कहलाता है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन ये आया था जिसे WTO के नाम से जाना जाता है, यह था 1995 में। ठीक है। 1995 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है कि जनसंचार क्या है? जनसंचार क्या है? तो एक ही समय में व्यापक क्षेत्रों में संपर्क होना, ये जनसंचार के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसमें C हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को क्या बनाया है? तो ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ था, तो 1920 के दशक में भारत में जो है रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। अगला है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा बाई फुले। ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ये भी मैंने बताया था 1873 में। ठीक है। 1873 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तेभागा आंदोलन, ठीक है, तेभागा आंदोलन कहाँ पे संबंधित? तो इसका राइट आंसर बंगाल हो जाएगा, तेभागा आंदोलन। इस पेज के प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 में की थी। ठीक है, की गई थी। और किसने किया था? तो ये भी जान लीजिए, राजा ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। ऑल इंडिया किसान सभा का उदय 1936 में हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा का जो है उदय 1936 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी, 1875 में। अब सवाल ये है कि 1875 में किसने किया था? तो जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 में जो है इसका जो है आर्य समाज की स्थापना किया था।
ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, मतलब किस राज्य से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। अगर आपसे पूछ ले किसने चलाया था, तो सुंदर ने चलाया था। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था चिपको आंदोलन। उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें जो है अगर पूछ ले किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। 3 प्रश्न मैंने बता दिया, तीनों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? बच्चे को पता होगा शायद, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 8 मार्च को जो है विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कि दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया था, मैंने इसके बारे में चर्चा किया है। तो दोस्तों मिला के लगभग जो है 90 सवाल आपके सामने यहाँ पे मैंने बताए हैं। अब अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपको इसी में से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इससे बाहर नहीं आएगा। कुल मिला के लगभग 90 क्वेश्चन मैंने कराया है ये बहुविकल्पीय सवाल समाजशास्त्र का। आप इसे तैयार कर लीजिए, बस इसी में से आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।